छोटे बच्चों में दोस्ती ज्यादा होती है, फ्रेंडशिप ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर छोटे कैटायन और छोटे एनायन से नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना है। क्लियर? हम लोगों ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेल्टिंग पॉइंट को ट्रिक में कन्वर्ट किया है और ये बहुत बड़ी जीत है सब। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको ये नजर आ रहे हैं ट्रिक 1 और ट्रिक 2 पर बेस्ड, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस सब में पूछा गया और सारे क्वेश्चन को देखिए आप चुटकियों में फोड़ देंगे। आपको ट्रिक समझाने जा रहे हैं कि अगर नेचुरल वे में देखा जाए, स्वाभाविक तौर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नीट एग्जाम के लिए आज हम लोग फोड़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के वो 25 क्वेश्चन जो जेईई, नीट और एम्स में पूछे गए। ये सारे मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन होंगे 2 और 3 ट्रिक पर बेस्ड, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर ले। कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट में हर क्वेश्चन चेंज होने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, हर नए क्वेश्चन में एक नया नया कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन यहां पर आपको सिखाया जाएगा ट्रिक, ताकि 1 ट्रिक, 2 ट्रिक और 3 ट्रिक के बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट ना लगाना पड़े और ये सारे 25 क्वेश्चन फिंगर टिप पे आ जाए, फटाफट सॉल्व हो जाए, 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट का सेशन, जिसमें आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिक। मेल्टिंग पॉइंट की किसी भी ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिर ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो समझते हैं फटाफट मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोहा, आयरन, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि वो लोहा, वो आयरन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाएगा। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लोहा सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, सब्सटेंस का वो निश्चित टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब अगर एक लाइन में शॉर्ट में बोला जाए तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघल जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। अब देखिए आपके सामने 2 ट्रिक दिखाई दे रहा है यहां पर। ये दोनों ट्रिक जो स्लाइड पे आपके सामने पहले बार में दिखाई दे रहा है, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ आप आयनिक कंपाउंड पे लगाएंगे। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है आयनिक कंपाउंड? मेटल, मेटल जिसमें मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट हो, मतलब मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आयनिक कंपाउंड के लिए आपके पास 2 ट्रिक है। आप इस 2 ट्रिक के साथ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। पहला ट्रिक है मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कौन सा कब आपको ट्रिक लगाना है उसको समझते हैं। उससे पहले लैटिस एनर्जी जरा समझ लेते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी शब्द का इस्तेमाल पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड की मजबूती, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। क्लियर हुआ? तो अगर आयनिक कंपाउंड बहुत मजबूत है, बहुत स्टेबल है, तो उसको पिघलाने में बहुत टेम्परेचर लगेगा और जब उसको पिघलाने में बहुत टेम्परेचर लगेगा तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब हमें हर किसी मतलब आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू तो याद होगी नहीं। अच्छा, लैटिस एनर्जी होती क्या है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम लोग उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है? तो कंपाउंड जितना मजबूत होगा उतना ही हमें वहां हीट देना पड़ेगा, उतना ही हमें वहां एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आयनिक कंपाउंड टूटेगा। तो लैटिस एनर्जी मजबूती को बताता है, मजबूती को, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है। अच्छा, अब देखिए लैटिस एनर्जी कैसे चेक करेंगे कि कब ज्यादा कब कम होगी। तो लैटिस एनर्जी चेक करने का तरीका है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कहने का मतलब पहले देखिए, जैसे चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपको चार आयनिक कंपाउंड दिए गए, 2, 3, 4 आयनिक कंपाउंड दिए गए। जिस आयनिक कंपाउंड में आपको कैटायन और एनायन, मेटल और नॉन मेटल पे प्लस माइनस, कैटायन एनायन पे प्लस माइनस ज्यादा दिखाई देगा, तो उस आयनिक कंपाउंड का क्या होगा? चार्ज ज्यादा होगा और उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज से आपको चेक करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको 3-4 ऐसे कंपाउंड दिए गए जिसमें चार्जेस सब में सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। जिस समय चार्ज आपका जो है सेम नजर तो उस समय आपको साइज से चेक करना है और आपको देखना है कि जिस आयनिक कंपाउंड में छोटे एटम्स होंगे, जिस आयनिक कंपाउंड में छोटे एटम्स होंगे उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? लैटिस एनर्जी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो आप भी जानते हैं छोटे बच्चों में क्या है? दोस्ती ज्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों में दोस्ती ज्यादा होती है, वो आपस में लड़ने के बाद फिर खेलने लगते हैं। तो छोटे बच्चों में दोस्ती ज्यादा होती है, फ्रेंडशिप ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर छोटे कैटायन और छोटे एनायन से बना हुआ आयनिक कंपाउंड होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर साइज छोटा होगा, साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये फंडा आपको कब लगाना है उसको भी ध्यान से समझिए। जैसे आपको यहां दिख रहा है Na+, मतलब वो जो 3-4 कंपाउंड्स हमें आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं उसमें Na कॉमन है, NaF, NaCl, NaBr, NaI। ठीक, उसी तरह आपको ये जितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 में से कोई भी एक
चारों कंपाउंड में कॉमन दिखाई दे, तब आपको ये फंडा लगाना है। और अगर ये कॉमन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब फिर आपको ये फंडा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि NaF, ठीक है, NaF पूछ रहा हूं, ठीक, दूसरा MgF2 दे रहा हूं एक एग्जाम्पल, और तीसरा मैं दे रहा हूं आपको AlF3, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मान लीजिए। तो अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, F है, F है कॉमन। तो क्या F आपके इस लिस्ट में है? हाँ है। अगर F आपके लिस्ट में है, जो कॉमन है वो आपके लिस्ट में है, तो आप ये फंडा लगाएंगे, अदरवाइज ये फंडा लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए इस सारे के सारे ट्रिक को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ऐसे हवा में सीख के आप ज्यादा नहीं सीख पाए होंगे, क्वेश्चन के साथ आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको ये नजर आ रहे हैं ट्रिक 1 और ट्रिक 2 पर बेस्ड, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस सब में पूछा गया, और सारे क्वेश्चन को देखिए आप चुटकियों में फोड़ देंगे। आपको ट्रिक समझाने जा रहे हैं कि ट्रिक को आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें आते हैं, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दे दो, ठीक। अब देखिए आपके पास अगर ऐसा लिस्ट आ रहा है, नजर आएगा, तो आप ये फंडा लगाएंगे, नहीं तो दूसरा फंडा भी मैंने आपको बता रखा है, ये ट्रिक नंबर 1 था। अगर ये फिट ना हो तो ये फिट होगा, और उसमें लगाएंगे आप मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर। और आपको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसी में ज्यादा होता है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तब होता है जब, अगर आप कैटाइन देख रहे हैं तो छोटा कैटाइन, स्मॉलर कैटाइन मौजूद हो। अगर आपकी नजर एनाइन पे है, एनाइन से चेक कर रहे हो, तो एनाइन बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव आयन खूब बड़ा होना चाहिए। जिसमें सबसे बड़ा नेगेटिव आयन होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और उस आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। तो अगर आप नेगेटिव आयन देख रहे हैं, एनाइन देख रहे हैं, तो लार्जर एनाइन होना चाहिए। और अगर सपोज आप वहां चार्जेस से चेक कर रहे हैं, चार्ज, तो जिस आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको चार्ज कैटाइन और एनाइन में ज्यादा दिखाई देगा, तो उस आयनिक कंपाउंड के अंदर में कोवेलेंट कैरेक्टर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्ज अगर देख रहे हो तो क्या देखना है, ग्रेटर चार्ज, जीसी मतलब ग्रेटर चार्ज, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो कमजोर होगा। अगर वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो आयनिक कंपाउंड क्या है, कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों ट्रिक को सीखते हैं फटाफट, ठीक। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में कॉमन क्या है, Cl। क्या आपके इस लिस्ट में Cl है? Cl माइनस है, क्लोराइड आयन है इसमें, नहीं है, तो आप इससे चेक करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए इससे कैसे चेक करेंगे उसको देखो, यहां पे देखो BMgCaSrBa, यही बदल रहा है, तो यही यहां पे डिसाइड करेगा। बदलता हुआ चीज कौन है, कैटाइन है। और देखिए कैटाइन है, आप यहां किससे चेक कर रहे हैं, कैटाइन से। और BMgCaSrBa सेकंड ग्रुप का होता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है, तो B छोटा होगा, Mg थोड़ा बड़ा होगा, Ca और बड़ा होगा, Sr और बड़ा होगा, और Ba सबसे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, स्मॉलर कैटाइन, सबसे छोटा कैटाइन इसमें मौजूद है, तो स्मॉलर कैटाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर खूब कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। इन पांचों में सबसे कम इसका होगा, और इस तरह ऑर्डर भी आपका तैयार हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़िए, NaCl, MgCl2, AlCl3, देखिए कॉमन कौन है, Cl है। क्या Cl माइनस आपके इस लिस्ट में है? नहीं है, तो भैया फिर आपको यही फंडा लगाना है, और यही फंडा लगाना है। यहाँ देखो Cl की संख्या चेंज हो रही है, यानी कि चार्ज वाला गेम है। एक Cl पे -1, Na पे +1 होता है। 2 Cl -2 हो गया, 2 Cl मिला के -2 दिखेगा, सामने वाले पे +2 दिखाई देगा, यहाँ -3 और +3 दिखाई देगा। अब देखो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर से चेक करना है, चार्ज देख रहे हो, तो चार्जेस सबसे ज्यादा यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होगा, इसका होगा। तो ऑर्डर भी आपका तैयार हो गया। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़िए, NaF, MgF2, AlF3, देखो ये क्या दिख रहा है, F माइनस फ्लोराइड आयन। क्या आपके लिस्ट में फ्लोराइड आयन है? तो भैया किससे चेक करोगे, लैटिस एनर्जी से। और लैटिस एनर्जी कैसे चेक करते हैं भैया, या तो चार्ज देखते हैं या तो साइज देखते हैं। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां देखिए F की संख्या चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली आप चार्ज से ही देखेंगे। तो यहां देखो +3 -3, +2 -2, और यहां +1 -1। चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन से आप खुद चेक कर लीजिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते तो क्या प्रॉब्लम आती, क्या क्वेश्चन जल्दी सही कर पाते, नहीं करते। ट्रिक तैयार कर मेरे भाई, इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट टाइम चल रहा है, 1 महीना बचे एग्जाम के, तो फटाफट ही सब काम होना चाहिए। आगे बढ़िए,
Na2O MgO OAl2O3 सब में आप देख रहे हैं O-2 यानी ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। ऑक्साइड आयन मतलब कॉमन है। क्या ऑक्साइड आयन आपको दिख रहा है यहाँ? हाँ सर ऑक्साइड आयन दिख रहा है। दिख गया कॉमन चीज, तो आपको ये फंडा लगाना है। क्लियर? और देखिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो चार्ज का मामला आप भी जानते हैं, इसमें +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का है। ये +2 होगा Mg, सेकेंड ग्रुप का है। Al 13 ग्रुप का है, तो यहाँ +3 होगा। ठीक है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये हुआ ना क्वेश्चन? इस तरह आगे बढ़िए। और NaF MgO SCN TiC, अभी तक मैंने आपको यह सिखाया था कि इस लिस्ट की चीजें आपको हर बार कॉमन दिखाई देंगी, लेकिन इस बार देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जो भी चीज दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है आपको कि वो इसी लिस्ट का प्रेजेंट है। खुद देखो, यहाँ F- प्रेजेंट है, यहाँ O-2 प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्राइड आयन प्रेजेंट है, N-3 प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है? कार्बन कार्बाइड आयन प्रेजेंट है, C-4 प्रेजेंट है, और ये चारों लोग इसी में बैठे हैं। तो इस समय पे आप कॉमन चीजें नहीं देखेंगे, आपके लिस्ट के चारों लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। क्लियर? और ये सॉल्व होगा तो जरा देखिए, ये -4 है, ठीक, ये +4 आएगा, ये -3 है, तो इस पे यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा Mg पे, यहाँ +1 आएगा। हो गया? हो गया। चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? इसका। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा तैयार करना, ये वाला स्टार बना के तैयार करना, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना है इसकी। क्लियर? देखिए ये जो LiCl होता है, लिथियम बहुत छोटा होता है, स्मॉलर कैटायन, इसके अंदर कूट कूट के कोवेलेंट कैरेक्टर भरा हुआ है। भले ही आयनिक कंपाउंड है, भले ही आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर बहुत कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये LiCl भले आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये अब Li+ के छोटे होने की वजह से ये इसको आप कोवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो डेफिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, वो आयनिक कंपाउंड से कम होता है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो ये कमजोर है तो जल्दी ही पिघल जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं जो क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाई, पूरी के पूरी केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड जो होगा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल बने हुए कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो पूरी केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। ये तो श्योर है, 100% सच है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक दुनिया के सारे आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होता है। ये भी एक्सेप्शन है। देखिए गेंट मॉलिक्यूल जो गुच्छे में होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, गेंट मॉलिक्यूल लाइक डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम, बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन नाइट्राइड Bn, बोराजिन B3N3H6, और सिलिका SiO2, रेत बालू। ये 5 लोग ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भैया 7 लोग ऐसे हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट दुनिया के सारे आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होता है। तो ये चीजें कब के लिए वैलिड है? आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा होता है बस। लेकिन ये इन 7 लोगों को छोड़ के, 7 लोगों को छोड़ के, अगर इस 7 में कोई भी दिख गया तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए हमें तो इससे बात करनी है, आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो यही देखो, ये कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं? तो भाई साहब इनको पहले तो सबसे पीछे पहुंचा दो, भैया तुम कोवेलेंट हो, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो इनको यहां पहुंचा दो। ठीक है, तो अब यहां से काट देते हैं, आपको एग्जाम में यही लिखा मिलेगा, तो ये सीधा पहुंच गया यहाँ, ये चले गए। ये क्यों चले गए उधर? क्योंकि ये कोवेलेंट होते हैं। अब देखिए जो आपके पास बचा है वो है आयनिक, वो है आयनिक। और अगर आयनिक है तो कैसे चेक करोगे? देखो यहाँ Cl है। और अरे हाँ एक चीज और, ये देखो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान से देखना। यहां जो भी देख रहे हो Na+, K+, Rb+, Cs+, इसी लिस्ट में बैठे मेरे भाई। मैंने आपसे कहा ना, ये क्वेश्चन एक्जैक्टली इस तरह है कि नहीं है? देखो इसकी तरह, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ रखा है। यहाँ क्या है? Na+, K+, Rb+, Cs+। ये दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। Na+, K+, Rb+, Cs+, ये जो 4 लोग हैं ये मेरे इसी लिस्ट के हैं, और इस लिस्ट के हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। सीधी बात। देखो यहाँ पे देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, भैया 4 से तो बता नहीं पाएंगे। एनाइन नेगेटिव आयन तो भैया कॉमन है, इससे भी नहीं बता पाएंगे। तो कैटायन पे जाइए, ये Na, K, Rb, Cs में छोटा कौन होता है आप बताएं? सबसे छोटा Na होगा, उससे बड़ा K होगा, K से बड़ा Rb होगा, Rb से बड़ा भी Cs होगा।
क्लियर? तो यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटों के बीच बना है, तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा हुई। छोटे छोटे देखो, यहाँ छोटा है ना, तो साइज क्या है, कम। साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ साइज कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर बनेगा। क्लियर? तो इन दोनों क्वेश्चन को भाई बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, बहुत दमदार वाले क्वेश्चन है, स्पेशली ये तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको उसी ट्रिक, दोनों ट्रिक पे काम करना है। ट्रिक नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रिक नंबर 2 मैं आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले ये एफ 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 सब में कॉमन है कि नहीं, तो ये फ्लोराइड एफ माइनस का क्वेश्चन बना, एफ माइनस आपके लिस्ट में है, तो किससे चेक करने वाले हो, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी से। दूसरी बात समझो, बी एम जी सी एस आर बी ए या सेकंड ग्रुप के होते हैं, तो ये बी एफ टू मुझे यहां लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, बी एफ टू को कहां लिख दिया, यहां लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी बेरिलियम के हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। ये कोवेलेंट है भैया, तो ये कोवेलेंट वाले तो इन आयनिक वालों से हार ही जाएंगे। बेरिलियम के हैलाइड कोवेलेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, और ये भाई साहब अब क्या बन गए, ये आयनिक बन गए, ये आयनिक कंपाउंड है, वो कोवेलेंट है, हार गया। अब देखिए, चूंकि फ्लोराइड का क्वेश्चन है तो हमें इसी से चेक करना है लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। आप देख पा रहे हैं सब में चार्ज +2 -2 +2 -2 है, तो चार्ज से तो चेक नहीं करेंगे, तो किससे चेक करेंगे, साइज से। जिसका साइज जिसमें छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बताइए, बी तो हार गया, बी के बाद ये mg आता है, ये mg से बड़ा कौन होता है, ca, ca से बड़ा कौन होता है, sr, sr से भी बड़ा कौन होता है, ba। तो इस छोटा कैटायन है, इसमें छोटा है, तो साइज कम है, साइज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह आपको साइज के हिसाब से आप पूरे का ऑर्डर लिख पाएंगे। नेक्स्ट आइए, KCl CuCl CuCl2। देखो भाई, यहाँ K प्लस है, K प्लस का मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये Cu प्लस है, Cu प्लस का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। जब आप 8 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब एक 8 इलेक्ट्रॉन वाला है और एक 18 इलेक्ट्रॉन वाला है। 18 इलेक्ट्रॉन Cu प्लस के वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन होना स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पहचान होती है। और जिसमें ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो यहां से यहां जाने पे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट COV, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। समझे? अच्छा, दूसरी बात, सर आप कोवेलेंट से क्यों चेक कर रहे हैं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर से काहे चेक कर रहे हैं? यार देखो भैया, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस आपके लिस्ट में है, नहीं है ना, तो इससे चेक करना है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर से चेक कर रहे हैं। और ये 18 इलेक्ट्रॉन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो मतलब इस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इसके अंदर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, KCl से कम होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में देखो, ये Cu प्लस है क्या है तो कॉपर ही ना, तो ये दोनों कॉपर, इनसे तो कमजोरी होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे Cu प्लस है, +1, और ये है +2, तो यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज ज्यादा होता है। तो भाई आपको पता है, ग्रेटर चार्ज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ग्रेटर चार्ज किस पे, इस पे, ग्रेटर चार्ज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इससे कम होगा, क्योंकि इस पे चार्ज कम है और इस पे चार्ज ज्यादा है। ग्रेटर चार्ज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम। इसका भी ऑर्डर बन गया। आगे आइए, CaCl2 FeCl2 FeCl3, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो कि ये कैल्शियम है, ये Fe है, और ये क्लोराइड का क्वेश्चन है। क्लोराइड का क्वेश्चन है तो इससे चेक करना है आपको, इससे नहीं। क्लोराइड का क्वेश्चन है, जरा साफ साफ देखिए, कैल्शियम जो होता है S ब्लॉक का होता है, आयरन जो होता है D ब्लॉक का होता है। ये आयरन भाई साहब भी क्या है, D ब्लॉक है। और आपको भी पता है अच्छे से, क्या पता है कि भैया हमने देख रखा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, यहाँ D ब्लॉक वाले होते हैं, और यहाँ पे P ब्लॉक वाले होते हैं। और इसको जब हम ऐसे बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहां से यहां, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट जाने को हम लोग बोलते हैं पीरियड। और पीरियड में आपको भी पता है कि साइज घटता है, पीरियड में साइज घटता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ Ca से Fe जा रहे हैं, इसका मतलब S ब्लॉक से D ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, तो ये पीरियड हुआ, पीरियड हुआ तो यहाँ साइज क्या होगा, घटेगा, साइज घटेगा, साइज घटेगा। यहां पर भी कितना चार्ज है, देखो +2 है, यहाँ कितना चार्ज है, +2 है, यहाँ कितना चार्ज है, +3 है, साइज घट रहा है। स्मॉलर कैटायन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर से चेक करना है, साइज यहाँ पे कम हो रहा है, साइज यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। Ca बड़ा है कि Fe? Ca बड़ा होगा ना, S ब्लॉक का है, और Fe छोटा होगा, तो स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और जब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे क्या होगा, कम होगा। क्लियर?
ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट कम। अब चेक करो इसमें देखो क्या फर्क आ रहा है, ये +2 में बैठा है या +3 में बैठा है। ग्रेटर चार्ज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इस तरह करना था। नेक्स्ट देखिए AlF3 AlCl3, हमेशा याद रखिए कि फ्लोराइड्स, जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम फ्लोराइड। जितने भी दुनिया के फ्लोराइड होते हैं आयनिक होते हैं, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। मतलब ये क्या है, आयनिक, और ये क्या है, कोवेलेंट है। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तैयारी रखना जरा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। CF2 CaCl2 CaBr2 CI2, इसमें कॉमन क्या है भाई, CA आपके लिस्ट में है, नहीं है तो इससे चेक करना है। ठीक है, इससे चेक करना है। तो देखिए कैल्शियम, ये जो कैटायन है वो तो सेम है, एनायन बदल रहा है, और लार्जर एनायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर। ये आपका हो गया मेटल फ्लोराइड। जितने फ्लोराइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड से कम होता है। क्यों? इस पे चार्जेस -1 होता है, ऑक्साइड पे -2 होता है। तो ये भी याद रखिए, मेटल फ्लोराइड जैसे आपको दे दे NaF और इधर दे दे Na2O, तो चार्ज से ऐसे ही बता लोगे मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। खैर, फ्लोराइड का कम होगा और मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हमें क्या ट्रिक लगानी है। अब बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट में एलिमेंट पे बेस्ड। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे। अब एलिमेंट बेस्ड काम करते हैं। ग्रुप 13 ग्रुप 14 पी ब्लॉक का, और ग्रुप 15 16 17 18 पी ब्लॉक का। देखिए ग्रुप 15 16 17 18 में जो आपको ट्रिक देने जा रहे हैं, ये ट्रिक मेल्टिंग पॉइंट का भी है और लगे हाथ बॉइलिंग पॉइंट भी रख लो कि भैया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का यही ट्रिक चलेगा। किसमें, 15 16 17 और 18 में। अगर आपको ये 4 ग्रुप के क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आपको लगाना है मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर हो गया। जिसका साइज ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। NPASSBBI 15वां ग्रुप है ये, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। यहां पर नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा और बिस्मथ सबसे बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह ये ऑर्डर तैयार हो गया। ये है आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 में जो सबसे बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा भैया होगा। ऑक्सीजन सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। FCl-BrI में आप भी जानते हैं ग्रुप में साइज बढ़ता है, आयोडीन सबसे बड़ा होगा। आयोडीन अगर सबसे बड़ा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। फ्लोरीन अपने ग्रुप में छोटा होता है 17वें ग्रुप में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह आपका ये भी ऑर्डर तैयार हो गया। जो सबसे बड़ा साइज ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इसको देखो, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन 18वां ग्रुप है। ग्रुप में साइज बढ़ता है तो जिनॉन बड़ा है, जिनॉन अगर बड़ा है, साइज ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि भैया ग्रुप 17 और 18 स्पेशली, इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। तो इन चारों ग्रुप के लिए मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ आप बॉइलिंग पॉइंट भी इसी सेशन में तैयार कर लो। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन। यहां देखिए N2P4AS4, आपको लगेगा अरे सर ये तो N2P4AS4 है। अरे ये जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पे, N2P4AS4, इसको आपको NPAS समझना है। क्लियर। अब आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा तो NPAS में सबसे बड़ा कौन होगा, AS। फास्फोरस उससे छोटा होगा, नाइट्रोजन और छोटा होगा, साइज ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब कोई कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो यही ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। OSSE, ये सिलिकॉन है भाई, सही कर लेना, Se8 है ये। ठीक है। OSSET, ये नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसका साइज OSSET में सबसे बड़ा साइज कौन होगा, T का। ग्रुप में साइज बढ़ता है तो साइज ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है। F2Cl2Br2I2, इसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछते हैं, इसमें आपको खूब बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। लेकिन आपसे BP MP कुछ भी पूछे भैया, आप यही जवाब दोगे। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। और लगे हाथ बोलते रहो, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। साइज ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, साइज छोटा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है अपने ग्रुप में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। वैसे भी इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना चाहिए भाई। F और Cl होते हैं गैस, ये F2Cl2 क्या होता है, गैस, और ये Br2 होता है लिक्विड, और I2 होता है सॉलिड, और ये दोनों होते हैं गैस। तो यही से बता लो भैया, सॉलिड का ही तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और उससे कम किसका होता है, लिक्विड का, और गैस का तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता ही है। तो ऐसे भी ये तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया आपके नीट एग्जाम में। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन में बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बोल दिया कि ग्रुप 15 से लेकर 18 तक में जो ट्रिक सिखाया है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर हो गया।
तो अब इसमें आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो क्या बोलोगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जो बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आपको भी पता है हीलियम छोटा होता है जबकि ज़ीनॉन बड़ा होता है, तो साइज ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर हुआ? क्लियर? अब देखो ये H2D2T2 है, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, लेकिन आपको भी पता है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, लेकिन H2D2T2 जो ये क्वेश्चन लिया है मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिया है, क्योंकि ये ग्रुप 15 से लेकर 18 के बीच में नहीं आ रहा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक बार ऑर्डर आपके में पूछा गया है, तो इसको भी देख लो। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो खूब ज्यादा मास होगा वो मोटा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो आप भी जानते हैं भाई ये हाइड्रोजन H1 है, ये ड्यूटेरियम क्या होता है भैया H2, इसका एटॉमिक मास 2, और ये ट्राइटियम है, इसका क्या हो गया H3। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? T का। तो ये भारी है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका क्या है? मास ज्यादा है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना। तो यहां से यहां जाने पे मास बढ़ रहा है, यहां से यहां जाने पर ये चीज आपको बोलना है कि H से जब T तक जाते हैं तो मास बढ़ रहा है, जिससे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये तो हो गया भैया इसके लिए ट्रिक, ठीक है, एलिमेंटल वालों के लिए। तो ये क्वेश्चन में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। वो आएगा इस फॉर्म में आएगा, ठीक। अब देख लो जो इसका सबसे खतरनाक वाला हिस्सा है वो है ग्रुप 13 और 14। ग्रुप 13 और 14 में ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में भैया 2-3 साल पे रिपीट होता है, इसको तैयारी तगड़ी रखना। इसके लिए देखो भैया इसमें कॉन्सेप्ट खूब लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी अभी तुरंत समझा रहे, लेकिन इसके लिए आपको बोलना है ऐसे, यहां पर सबसे पहले ऐसे, बॉटल इन गंगा, ऐसे बोलना है, ठीक, बोल लिया। अब देखो बा का मतलब होगा बोरॉन एल्युमिनियम, टल का मतलब होगा थैलियम, आयन का इन का मतलब होगा इंडियम, और गंगा का मतलब होगा गैलियम। ये ऑर्डर आपको तैयार करना है, ये मेल्टिंग पॉइंट का गिरता हुआ ऑर्डर है। मेल्टिंग पॉइंट, ये किसका ऑर्डर है? मेल्टिंग पॉइंट। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको पहले आपने 1 सेकंड में ऐसे तैयार कर दिया, ठीक है। अब आप मानते हैं कॉन्सेप्ट, तो देखिए भैया कॉन्सेप्ट भी समझिए, अच्छे से समझना। ये कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट में ना पूछा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ लिया जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो बोरॉन होता है, ये बोरॉन, ये इकोसाहाइड्रॉन होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बोरॉन किस तरह का कंपाउंड बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और ये लोग जो हैं, ये लोग मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ये मेटल होते हैं, मेटल। तो अब आपको कॉन्सेप्ट में ये सीखना है, अपने लेवल को आगे बढ़ाना है, और याद रखिएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है मेटेलिक बॉन्ड से, ऐसे बोलना है आपको, मेटेलिक बॉन्ड। तो भैया स्ट्रॉन्गर कौन होता है? कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो आप ही बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अरे भैया जो कंपाउंड या जो भी चीज ज्यादा मजबूत होगी उसी का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होता है किससे? मेटेलिक बॉन्ड से। तो इसलिए इसके अंदर कोवेलेंट वाले लक्षण पाए जा रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और ये क्या क्यों होता है? उसका नाम है इकोसाहाइड्रॉन। क्या नाम है? इकोसाहाइड्रॉन। मतलब ये सोचो, बोरॉन के 20-20 मॉलिक्यूल मिलके एक हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल। इसीलिए बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इन चारों लोगों से ज्यादा होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इधर बात करते हैं कि भाई गैलियम तुम हार के यहां क्यों पहुंच गए, सबसे नीचे क्यों चले गए? तो इसका एक्सेप्शनली इस तरह तैयार करना है, एक्सेप्शनली मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि ये एग्जिस्ट एज Ga2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो Ga2 क्यों हारा? ये एक्सेप्शनली मिनिमम जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप में, और उसका राज है कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब देखिए, अब यहां से ये सब कुछ समझ गए सर, बोरॉन समझ गए, एल्युमिनियम समझ गए। अब देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम भाग गया तो इंडियम आना चाहिए, लेकिन इंडियम याद देखिए थैलियम से भी हारा है। ये क्यों हारा है उसको समझिए। थैलियम और इंडियम इन दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थैलियम पे ज्यादा होता है। और जितने हैवी मेटल्स होते हैं उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत मजबूत होती है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसका कम होता है। जितने भी हैवी मेटल होते हैं उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है, और इन दोनों का साइज लगभग आसपास है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग जो है बराबर है, लेकिन जो
जो ये सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहा हूं, साइज लगभग बराबर है, लेकिन जो थैलियम होता है वो मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। क्लियर? अब ज्यादा स्ट्रांग इसलिए बनाता है क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इंडियम से ज्यादा होता है। ये था इसका कॉन्सेप्ट और ये था इसको रटने का तरीका। तो जो अच्छा लगे वो काम कर लेना। क्लियर? चलिए अब क्या बचा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम होते हैं ये वही इकोसा हाइड्रॉन जैसी चीजें बनाते हैं, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये जो है मेटेलिक होते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आप बताइए, आपको अभी अभी मैंने बताया ना कौन मजबूत होता है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किससे, मेटेलिक बॉन्ड से। तो ये कोवलेंट वाले ये तीनों लोग इससे जीत गए। अब कोवलेंट बॉन्ड में भी छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड तो कौन है, कार्बन छोटा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो ये तीन तो बन गया कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन मेटेलिक बॉन्ड। मजबूती में है ये, मजबूती स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ये होते हैं भैया। तो ये तीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनके जो कंपाउंड होंगे जो भी होगा या इस एलिमेंटल फॉर्म में ये बहुत मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं एसएन और पीबी की। एसएन और पीबी क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। अब ये देखो, ये वाला जो ग्रुप 14 है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना दिमाग में आदमी रख नहीं पाता है। खैर फिर भी आपको अगर इन तीनों और इन दोनों में पूछा जाए तो आप बता लोगे इस फंडे से। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए तो ये चूंकि सॉफ्ट मेटल होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीबी पे ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका मैंने बोला ना अभी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छा बनाते हैं, मजबूती के साथ बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पीबी का ज्यादा होगा। तो इस तरह आपको ये तैयार करना था। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक चैप्टर की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और डी ब्लॉक चैप्टर, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपके नीट एग्जाम में बहुत बार इसका ऑर्डर पूछा गया है, तो इसको बड़े अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले चैप्टर में मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब डी ब्लॉक के जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां चेक करना है, डी सबशेल में, डी ऑर्बिटल में। ठीक, तो यहां देखिए डी ब्लॉक चैप्टर में जैसे ही जाएंगे उसका कोई भी एलिमेंट दिखाई देगा तो वहां पे आप ये फंडा लगाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। अब ये n-1 d ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम बात करते हैं Mn की, तो Mn का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 25। तो ये क्या हो गया भैया, 4s2 3d5। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट शेल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा शेल नंबर होता है वो आउटर मोस्ट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, तो 4 से 1 कम 3। तो यहाँ पे ऐसे लिखना हुआ इस 3 को, तो क्या लिखोगे भैया, n-1 ही तो लिखोगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल होता है और ये पेनल्टीमेट शेल होता है। तो बस ऐसे आपको डी सब शेल में जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, और ये n-1 होता है तो इसलिए हमने इसको n-1 लिखा है, लेकिन आपको देखना है कि डी सब शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखिए ये जो चीज लिया गया है ग्राफ, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें 3D सीरीज के अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, 3D सीरीज में क्या क्या होता है भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, ये होता है शक्ति, वकुरमन, फेको, निकुंजन, ऐसे बोलना है आपको। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जिंक की बात करिए, आप देख रहे हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आ रहा है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये सॉफ्ट मेटल होता है, झूठा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। क्यों होता है, जिंक होता क्या है 30। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4s2 3d10, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फुलफिल्ड है। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। अब बात करते हैं Cr और Mn। देखिए भाई, जिस भी डी ब्लॉक के जिस सीरीज में हम जाते हैं, तो सीरीज का जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि देखा जाए कि Mn में 4s2 3d5 होता है। अब यहां सबसे ज्यादा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। देख लो भैया, दिखा भी दे रहे हैं, ये रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन अगर क्रोमियम की बात की जाए, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5। ये क्यों होता है, हाफ फिल्ड एक्सेप्शनल केस की वजह से, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर हमें ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट ना मालूम होता, ये एक्सेप्शनल केस ना मालूम होता, तो आज इस Cr24 का यही तो लिख रहे होते 4s2 3d4। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 4 ही तो देखने को मिलते। तो स्वाभाविक तौर पर Cr में 4 अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन ये जुगाड़ से इसके अंदर 5 अनपेयर्ड है। तो अगर नेचुरल वे में देखा जाए
स्वाभाविक तौर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, Mn में। तो Mn का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन Mn का मेल्टिंग पॉइंट Cr से कम होता है। उसकी क्या वजह है, वो वजह हम अभी आपको बताने वाले। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है कि Cr का मेल्टिंग पॉइंट Mn से क्या होता है, ज्यादा होता है। Mn का कम क्यों होता है उसको देख लेते हैं। और खैर यहाँ पे आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी देखिए बढ़ता जा रहा है। फिर Mn तो चलो डाउन मार गया, उसके बाद क्या होता है, Mn के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो इसलिए देखिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, और कम होती जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये तो है इसका ग्राफ, ठीक। अब देखिए यहां पर Mn का इतना एक्सेप्शनली मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है उसको समझिए। Mn 4s2 3d5 होता है, देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, फुल फील्ड, और इसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Mn अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा नहीं भेज पाता, मतलब Mn के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज होकर मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बना पाते, और जब वो मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा नहीं बना पाते तो उसके अंदर उतनी मजबूती नहीं आती, और जब उसके अंदर इतनी मजबूती नहीं आती तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साफ साफ लिखा है 4s2 3d5 stable configuration due to which the electrons are not delocalized properly, hence the metallic bond strength, मेटल मेटल के बीच के बॉन्ड की मजबूती को मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। हेंस जब वो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है बेचारा, तो हेंस द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Mn इज वीक। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर वीक है तो इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यहां से आपको एक चीज और समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए, ये भी रख लो कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि वहां पे मेटेलिक बॉन्ड कितना मजबूत बना है, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, इन डी ऑर्बिटल बोल दो, सबशेल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये चीज आपको तैयार रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए, जैसा ये आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये है 3D का ग्राफ, तो ऐसा ही ग्राफ बनता है किसका, ऐसा ही ग्राफ ऐसा ही बनता है 4D का ग्राफ, ठीक है। और 5D का जब ग्राफ बनाओगे तो ये जो बार बार नीचे गिर रहे हो ना, ये Mn मैग्नीज 3D का, और ये 4D में जाओगे तो ये टेक्टिनियम है, टीसी का भी उसी तरह कम होता है भैया इससे, ठीक है। ये मॉलिब्डेनम से कम होता है इसका, टीसी का। लेकिन जब आप 5D सीरीज में जाओगे तो ये ग्राफ गिरेगा नहीं, ये उठेगा, ठीक है, फिर ऐसे गिरेगा। तो याद रखना कि यहां पर क्या है, W टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन है ये Mn Tc, और ये टंगस्टन है भैया। Mn जैसे यहां आ रहा है 5वें नंबर पे, वैसे इस सीरीज में 5वें नंबर पे आता है Tc, और इस सीरीज में आता है W नहीं गिरता है, W ऊपर चला जाता है, उसका भी रीजन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है, 4D का, और 4D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है, 5D का। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे ही मान लेते हैं 2 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है 5 है, और इससे भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका नजर आ रहा है 10 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। तो इस चीज से भी देखो फटाफट इसको तैयार करो। यहां पर तो ये हो ही गया, ये तो समझ ही गया, और Cr ग्रेटर देन Mn हो गया भैया, ठीक है। Mn का क्यों होगा, रीजन आपको दे दिया। अब देखो उसी ग्राफ की वाली बात, ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, 5D का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसको भी पढ़ना है। 3D से ज्यादा 4D का होता है, 4D से ज्यादा 5D का होता है। क्यों, क्योंकि भैया जब 4D से 5D तक जाते हो तो बीच में आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस मेटल का साइज हो जाता है कम, साइज कम होने से मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान से देखिए, जब आप 3D से 4D, 4D से 5D जाएंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी तो बात नहीं करो भैया, ये तो एक्सेप्शन है। अगर हम बात करते हैं क्रोमो W, ऐसे Cr किसका होता है, 3D का, ठीक है। मॉलिब्डेनम किसका होता है, 4D का, और W किसका होता है, टंगस्टन 5D का। तो जैसे ही हम 3D, 4D, 5D ऐसे नीचे उतरते हैं तो होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f आ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि वो जो इसका साइज है वो थोड़ा क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और इस वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड है वो मजबूत बनने लगता है। और जब मेटेलिक बॉन्ड मजबूत बनता है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एनसीईआरटी में ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने यह लिखा है कि जैसे जैसे डी ब्लॉक में हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ये छठा ग्रुप मैंने आपके लिए लिखा था, जैसे ही बोला है कि डी ब्लॉक में हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे के जो भारी मेटल होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो मेटल मेटल बॉन्ड बहुत फ्रिक्वेंटली बनाते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत मजबूती होती है, इसलिए
उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? डब्ल्यू का। इस ग्रुप में सबसे नीचे ये आ रहा है हैवी है, हैवी मतलब भारी है, भारी है तो ये मेटल मेटल बॉन्ड फ्रिक्वेंटली बनाएगा, बड़ा मजबूत बनाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आपका तैयार हो गया। क्लियर? तो ऐसे तैयार करेंगे आप। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? 5D का। उससे कम किसका होता है? 4D वाले एलिमेंट्स का। उससे कम क्या होता है? 3D का। रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां से यहां जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिससे उनमें मजबूती ज्यादा आती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रीजन आपके सामने लिखा है, इन हैवी ट्रांजिशन मेटल, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इन हैवी ट्रांजिशन मेटल द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, सो दैट्स व्हाई ये मजबूत होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन भाई साहब यही वाला फंडा पहले ही इस पे गलत हो जाता है, इसको तैयार करना ये इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना। जिंक CdHg इन पे गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना पाए जाने की वजह से ये वाले मेटल मेटल बॉन्डिंग की बात हम इसमें नहीं कर पाते। तो इसमें ये चलेगा 3D का ज्यादा होता है, 3D से कम क्या होगा? 4D का, 4D से कम क्या होगा? 5D का। ये एकदम अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से। और ऐसा इसमें से होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये छठा ग्रुप है। बोल दिया आपको कि बस ये वाला ZnCdHg को छोड़कर कोई भी डी ब्लॉक में पूछे अगर ग्रुप की बात करें तो 3D से ज्यादा किसका होता है? 4D का। 4D से ज्यादा किसका होता है? 5D का। रीजन आपको बता दिया है। Cr 3D का होता है, MO 4D का होता है, W 5D का होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। और लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन रखे हैं, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ने का मन हो तो छोड़ देना। तो इस तरह हम लोगों ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेल्टिंग पॉइंट को ट्रिक में कन्वर्ट किया है और ये बहुत बड़ी जीत है, समझ गए? बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। और ये ट्रिक आपको तैयार करना है, फिर उसके बाद आपको कोई इसमें कॉन्सेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रिक बेस्ड काम हुआ है, फोड़ करके रखना है आपको। ठीक है? थैंक यू सो मच।